नमस्ते बच्चों लास्ट क्लास में हमने कार्यात्मक संगठनिक ढांचा और प्रभागीय संगठनिक ढांचे के बारे में पढ़ा था। ऐसा संगठनिक ढांचा जहां अलग अलग विभागों का निर्माण कार्यों के आधार पर होता है, कार्यात्मक संगठनिक ढांचा, और जहां पर उत्पादित वस्तुओं के आधार पर होता है तो प्रभागीय संगठनिक ढांचा। आज हम इन दोनों के बीच में अंतर डिस्कस करेंगे। बहुत बार सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, कई बार केस स्टडी में पहचानने के लिए बोलता है, तो ये दोनों उसको पहचानने में हेल्प करता है। साथ साथ में टेबल बनाकर पहले वीडियो को पॉज करके टेबल बना लीजिए। कार्यात्मक संगठनिक ढांचा और प्रभागीय संगठनिक ढांचे के लिए 6 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं। हमने यहाँ पर समझने के लिए 1 वर्ड लिखा है, लेकिन अगर कभी भी पेपर में आएगा देन यू विल नॉट राइट जस्ट 1 वर्ड। आप केवल एक शब्द नहीं लिखेंगे, पूरा सेंटेंस लिखेंगे और इस मेन वर्ड को हाईलाइट करेंगे, ये याद रखिएगा। तो आप देख लीजिए आपको कितना बड़ा कॉलम्स बनाने हैं, इतना वीडियो को पॉज करके पहले कॉलम्स बना लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। हाँ जी बच्चों, सबसे पहले है कार्यात्मक संगठनिक ढांचा, फिर प्रभागीय संगठनिक ढांचा और आधार है। सबसे पहले रचना, कैसे बनाया जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, ऑन व्हाट बेसिस। तो कार्यात्मक संगठनिक ढांचा जो है वो कार्यों के आधार पर इसकी रचना की जाती है, तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, कार्यों के आधार पर। प्रभागीय संगठनिक ढांचा उत्पादित वस्तुओं के आधार पर। आधे आधे सेंटेंसेस लिखे हैं, पर याद रखना पेपर में कभी भी ऐसा नहीं लिखना है, सिर्फ नोट्स बनाने के लिए हमने ऐसा किया है। सेकंड पॉइंट, विशिष्टीकरण। क्या चीज़ की स्पेशलाइजेशन होती है? कार्यात्मक में कार्य विशिष्टीकरण और प्रभागीय में उत्पाद विशिष्टीकरण, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में काम करें वो विभाग उस प्रोडक्ट में एक्सपर्ट होता है। नेक्स्ट, उत्तरदायित्व निश्चित करना। कार्यात्मक संगठनिक ढांचा हमने पढ़ा था उत्पादन, वित्त, विपणन, मानव संसाधन। अब ये पता लगाना मुश्किल होता है कि अगर नुकसान हो रहा है तो इन चारों में से कौन से विभाग की वजह से हो रहा है। उत्पादन की वजह से हो रहा है, वित्त की वजह से हो रहा है, विपणन की वजह से हो रहा है, या मानव संसाधन विभाग की वजह से हो रहा है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ये कह सकता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन नहीं करी, उत्पादन नहीं करा, इसलिए हम बाजार में नहीं बेच पाए। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये कह सकता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मुझे पैसे ही नहीं दिए, इस वजह से मैं प्रोडक्शन नहीं कर पाया। तो इसलिए कार्यात्मक संगठनिक ढांचे में उत्तरदायित्व निश्चित करना बहुत ही कठिन होता है। प्रभागीय संगठनिक ढांचे में अपेक्षाकृत सरल होता है। जैसे हमने लास्ट क्लास में पतंजलि का एग्जाम्पल लिया था, हम आसानी से बता सकते हैं कि औषधि विभाग को ज़्यादा फायदा हो रहा है, या कॉस्मेटिक विभाग को ज़्यादा फायदा हो रहा है, या खाद्य पदार्थों वाले विभाग को ज़्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि एक विभाग दूसरे विभाग से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं होता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता। कार्यात्मक संगठनिक ढांचे में फ्रीडम बहुत कम होती है, क्योंकि एक विभाग को दूसरे विभाग की सलाह से ही काम करना पड़ता है। उत्पादन विभाग वित्त विभाग की सलाह से ही काम कर पाएगा। कितना पैसा है, वित्त विभाग बताएगा इतना पैसा है, आप इतना ही खर्च कर सकते हैं। विपणन विभाग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बताएगा मार्केट में इतनी डिमांड है तो आप इतना ही उत्पादन करें। तो एक विभाग दूसरे विभाग से जुड़ा हुआ है, इसलिए फ्रीडम नहीं है। और प्रभागीय संगठनिक ढांचे में फ्रीडम अधिक है। औषधि विभाग कुछ भी करे उसके लिए उसको कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट से पूछने की ज़रूरत नहीं है। पांचवा है लागत। कार्यात्मक संगठनिक ढांचे में लागत कम आती है। आपको याद होगा हमने प्रभागीय संगठनिक ढांचे में जब करा था, हमने डिस्कस किया था कि औषधि विभाग है तो वहाँ पर भी उत्पादन प्रबंधक, वित्त प्रबंधक, विपणन प्रबंधक, मानव संसाधन प्रबंधक होते हैं। और अगर कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट है तो उसके भी अपने उत्पादन, वित्त, विपणन और मानव संसाधन प्रबंधक होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर उत्तरदायित्व, यहाँ पर जो लागत है वो अधिक आती है, क्योंकि एक एक काम के लिए 4-4 मैनेजर्स हमने अपॉइंट किए हुए हैं। कार्यात्मक संगठनिक ढांचे में लागत कम आती है। समन्वय, कोऑर्डिनेशन। डेफिनेटली कार्यात्मक संगठनिक ढांचे में कोऑर्डिनेशन करने में मुश्किल आती है। उत्पादन विभाग एक विभाग को दूसरे विभाग से जुड़कर ही, मिलजुल कर ही काम करना पड़ता है, थोड़ा सा कठिन होता है। प्रभागीय संगठनिक ढांचे में अपेक्षाकृत ये चीज़ें सरल होती हैं। तो वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा। जो आप नोट्स बनाएंगे उसमें सेंटेंसेस पूरे लिखने की कोशिश करना, और ये जो मेन पॉइंट्स हैं इनको अंडरलाइन करना, ताकि एग्जामिनर को आपका पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, वो केवल मेन वर्ड देखे और उसको लगे कि हाँ बच्चे को अंतर पता है। ओके, चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। बच्चों, इस चैप्टर में हमारे 2 बड़े टॉपिक्स बच गए हैं। तो उन 2 बड़े टॉपिक्स में से एक टॉपिक है अधिकार अंतरण। अंतरण जैसे हस्तांतरण बोलते हैं, अंतरण मीन्स ट्रांसफ़र, किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करना, अधिकारों को ट्रांसफ़र करना, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल,
अगर स्कूल में अटेंडेंस लेने का जो काम होता है वो किसका होता है? अटेंडेंस लेने का काम स्कूल में, क्लास की अटेंडेंस लेने का काम क्लास टीचर का होता है। अब सपोज़ क्लास टीचर को अटेंडेंस लेने का काम दिया गया है, क्लास टीचर ने अपने काम को कम करने के लिए ये काम मॉनिटर को सौंप दिया। तो यदि मॉनिटर को ये काम सौंप दिया गया है, क्यों सौंपा? ताकि क्लास टीचर जो है उसका समय बचे और वो अपना काम किसी अन्य महत्वपूर्ण काम में लगा सके, ऐसा वो मानता है। यदि तो अगर क्लास टीचर मॉनिटर को काम सौंपता है तो ट्रांसफ़र किया उसने अपने अधिकारों को, अपने राइट्स को मॉनिटर को ट्रांसफ़र किया, तो इसको अधिकार अंतरण कहा जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर क्लास टीचर ने मॉनिटर को अटेंडेंस लेने के लिए कहा और मॉनिटर ने अटेंडेंस गलत दी, मतलब कोई बच्चा था नहीं फिर भी उसकी प्रेजेंट लग गई और क्लास टीचर ने वही अटेंडेंस आगे भेज दी, तो अगर प्रिंसिपल पूछते हैं कि वही अटेंडेंस गलत क्यों है, तो आपकी नज़रों में किसको ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा? क्या मॉनिटर को ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है या नहीं ठहराया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है, सोचिएगा। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इस बात पे। अभी हम बात करते हैं कि अधिकार अंतरण क्या होता है, व्हाट इज़ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्या है परिभाषा? सबसे पहले परिभाषा नोट कर लीजिए। अपने अधीनस्थों को, अधीनस्थ, यहाँ पर दो वर्ड बहुत हमारे को बार बार देखने को मिलेंगे, अधिकारी और अधीनस्थ, बॉस और उसका सबऑर्डिनेट, ऊपर काम करने वाला बॉस, नीचे काम करने वाला अधीनस्थ। अपने अधीनस्थों को निश्चित सीमाओं के भीतर, विद इन लिमिट्स, निश्चित सीमाओं के भीतर कार्य करने का अधिकार प्रदान करना अधिकार अंतरण कहलाता है। ये परिभाषा नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार कहती हूँ, जो परिभाषा यहाँ पर डिस्कस की जा रही है वो तो आपको याद करनी ही करनी है, इसे नोट कर लीजिए। फिर हमारे इसमें अधिकार अंतरण में 3 तत्व होते हैं, 3 एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि अगर क्लास टीचर ने स्टूडेंट को अटेंडेंस लेने के लिए बोला, पहली बात तो उसने अधिकार दिया कि वो अटेंडेंस ले सकता है। दूसरी बात है उसने उसको रजिस्टर दिया कि बस रजिस्टर में वो नोट डाउन करते, उसने उसको कुछ ड्यूटीज़ सौंपी हैं, कुछ अधिकार दिए, कुछ ड्यूटीज़ सौंपी हैं, लेकिन जिम्मेदारी जो है वो टीचर की ही रही, क्लास टीचर की रही। चलिए, अधिकार अंतरण के तत्व, ये हमारा अगला टॉपिक है इसी में। अधिकार अंतरण में अधिकार अंतरण के तत्वों को हम एलिमेंट्स कहते हैं। व्हाट आर दी एलिमेंट्स? अधिकार अंतरण के क्या तत्व हैं? तो बेटे अधिकार अंतरण के 3 तत्व होते हैं। There are 3 elements of delegation of authority. Number 1 अधिकार, Number 2 उत्तरदायित्व और Number 3 जवाबदेही। अधिकार को हम बोलते हैं अथॉरिटी, उत्तरदायित्व को बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और जवाबदेही को बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पर मैंने नीचे एक एक कीवर्ड लिखा है, इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। वैधानिक शक्ति, उत्तरदायित्व जो है वो कर्तव्य और जवाबदेही है काम पूरा हुआ या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर। तो ये तीनों पॉइंट्स नोट कर लीजिए। अभी अगली वीडियो में हम इन तीनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं।